वो शो नहीं हो रही हो जाएगी थोड़ी देर। हाँ जी, आवाज आ रही है? कर दिया। अच्छा, इधर से माइक ऑफ होता है, एक साइड से माइक चलता है। अच्छा, माइक एक ही चलता है। तो जो आवाज आ रही आवाज आ रही है आप लोगों को? है ना, क्लिक कर लेना, ये जैसे स्क्रीन के पीछे हटता है ना, अगर एक साइड 5 2 4 ना फिर ऐसे ऑफ होता है। अच्छा ना बस ऐसे देख 4 5 का जैसे अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। शुक्र है आ रही है आवाज। अब मैंने मोबाइल पे लॉगिन किया हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसा है कि हमने फेथ ऑफ पढ़ा था, आपको याद है? हम उसी लेक्चर को अपने जो हमारे हमने 10 के रिलेटिव हमने फैक्टर्स जो पढ़े थे उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। उनमें से एक था फेथ और होप। फेथ और होप का आपको याद है, मैंने फेथ हीलिंग पढ़ाया था मेंटल के अंदर। आपको याद होगा वो टॉपिक के इंसान जो है, जब मेडिसिन और साइंस जब इफेक्ट नहीं करती तो जो इंसान को जो उम्मीद होती है खुदा से और जो उसका फेथ होता है, ईमान होता है, उससे वो बहुत ज्यादा जो है तकवीयत पाता है और ईमान से जो है वो सेहत पाता है। तो आपको पता है कि कहते हैं कि ईमान जो है वो अगर मिट्टी पे भी रख के खाई जाए तो मिट्टी भी असर करती है। ये भी लोगों की एक कहावत है। तो इसी तरह जो है वो क्या कहता है इसमें कि ये फेथ ऑफ जो है इज एसेंशियल टू बोथ द क्यूरेटिव एंड द क्यूरेटिव प्रोसेस। दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योर के अंदर और केयर के अंदर, दोनों के अंदर। व्हेन द मॉडर्न साइंस हैज नथिंग फर्दर, जब साइंस काम नहीं करती और साइंस के लिए आगे कुछ नहीं होता, फर्दर इफेक्ट करना छोड़ देती है टू ऑफर द पर्सन, जब आखिरी टाइम पे क्या कहते हैं, अब तो खुदा से ही उम्मीद है, अब ऊपर वाला ही करेगा जो भी करेगा। याद है ये डायलॉग अक्सर मूवीज में बोला जाता है, रियल लाइफ में बोला जाता है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक रियल बात है। इसमें है द नर्स कैन कंटिन्यू टू यूज फेथ होप। नर्स जो है वो कंटिन्यू करती है फेथ होप को यूज करना टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ वेलबींग। और इसके थ्रू जो है वो नर्स जो है वो सेंस ऑफ वेलबींग प्रोवाइड करती है पेशेंट को थ्रू बिलीव। उसके बिलीव से रिलेटेड, आप जैसे हम सपोज आप एज अ नर्स, मैं आपको एक बताती हूँ, एक सिनेरियो देती हूँ कि पेशेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है। जैसे वर्दा है, वर्दा को मैं कहती हूँ कि वर्दा के पास कोई क्रिश्चियन बंदा है, पेशेंट आया है और वो बहुत ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड है और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है अपनी प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है वर्दा, आपको मैं ये एक सिनेरियो दे रही हूँ, तो आप उसको किस तरीके से फेथ होप को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो सिनेरियो में, पेशेंट को आप उम्मीद दिलाओगी, उसको किस तरह से हील होने में, वेलबींग में उसकी हेल्प करोगी। रोलिका के पास एक पेशेंट है, वो हिंदू है, ठीक है। लाइबा के पास है वो सिख है, ठीक है। और मिशेल के पास मुस्लिम है। अब आप चार लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो आप फेथ होप में किस तरीके से उसको सिनेरियो में रहते हुए किस तरह से उसको आप जो है वो हेल्प करोगे वेलबींग के लिए। जी हाँ जी वर्दा, रोलिका, लाइबा, मिशेल, जल्दी जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी। अब बेसिकली है क्या कि नर्स जो है वो फेथ होप को यूज करते हुए सेंस ऑफ वेलबिंग प्रोवाइड कर सकती है। कैसे? थ्रू बिलीव्स, उसके बिलीव्स को यूटिलाइज करते हुए। जैसे हिंदू है तो उसके आप मजहब से रिलेटेड बताओगे कि जैसे आपका मजहब क्या कहता है, हम उसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसे अगर वो चीजें कुछ वो जब वो वर्बलाइज करेगा तो हमें चीजें अंडरस्टैंड करने में ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सेंस ऑफ वेलबींग होगी थॉट्स थ्रू बिलीफ। फिर उसके बाद विच आर मीनिंगफुल टू द इंडिविजुअल, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ द सेंसिटिविटी, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ सेंसिटिविटी टू द वन सेल्फ एंड टू अदर्स, ठीक है। अपने बारे में जानना, एक्सप्लोर द नीड ऑफ द नर्स। मैंने आपसे कल भी ये टॉपिक डिस्कस किया था कि नर्स की जो नीड है सबसे पहले उन्हें एक्सप्लोर करे, टू बिगिन टू फील एन इमोशन एज इट प्रेजेंट इटसेल्फ, ठीक है। कि इन सबसे पहले नर्स अपनी अपनी नीड्स को फील करे कि उसे क्या जरूरत है इमोशनली, वो अपने बारे में क्या सोचती है, वो किस स्टेज पे है इमोशनली, किस तरह से है, पहले उसे एक्सप्लोर करेगी। और वही बात है कि सबसे पहले आप अपने बारे में जानो, फिर ही आप किसी की हेल्प कर पाओगे। अच्छा, वर्दा कह रही है कि मैम गॉड पे यकीन हर रिलीजन में होता है, तो इसके बिलीफ को भी जानेंगे, और अगर को वर्कर्स में से कोई उसे उसी रिलीजन से है तो उससे हेल्प करने लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रही है वर्दा, अच्छी अप्रोच है। मिशेल कह रही है मैम अकॉर्डिंग टू रिलीजियस फेथ उनके उनका क्या है, अपने तरीके से प्यार से उनको फैमिली को गाइड करेंगे। हाँ जी मिशेल, आप ठीक कह रही हो, गुड। मिशेल को मैंने मुस्लिम दिया था, वर्दा को मैंने क्रिश्चियन दिया था, ठीक है। आगे, और रोलिका और लाइबा,
अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ वंस ऑन फीलिंग, जब आप अपने अपने लिए जब आप फीलिंग जब आपने डेवलप करनी है अपनी खुद की फीलिंग इज नीडेड टू इंटरेक्ट जेन्युइनली। आपने वंस ऑन फीलिंग किसी की फीलिंग्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, डील करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। एंड सेंसिटिविटी विद द अदर, और दूसरों के सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने सोचना है कि क्या उसका पॉइंट कितना सेंसिटिव है, उसको उतना ही आपने अच्छे तरीके से डील करना है। फिर उसके बाद है स्ट्राइविंग टू बिकम सेंसिटिव मेक द नर्स मोर अथेंटिक। अगर कोई नर्स सेंसिटिव स्ट्राइविंग टू बिकम सेंसिटिव, अगर वो अपने आप को सेंसिटिव करना चाहती है किसी के दुख को महसूस करने के लिए, उसी उसी अंदाज में उसी सिचुएशन में रख के अपने आप को और किसी दूसरे की फीलिंग को फील करना चाहती है, करती है और ख्वाहिश रखती है, तो ये चीज उसको मोर अथेंटिक बना देगी। और ये क्या होगा इससे, विच इंकरेजेस सेल्फ ग्रोथ, इससे सेल्फ ग्रोथ बढ़ेगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बढ़ेगी, अपने बारे में वो ज्यादा डिटर्मिन हो जाएगी। ठीक है, अपने आप को ज्यादा ग्रूम करेगी। लोग, अब देखो सिंपल बात है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो बदले में आपको इनकरेज करता है, आपको दुआ देता है, आपको मोटिवेट करता है अच्छी चीज के लिए। तो जब आप इस तरीके से मोटिवेट होते हो तो आप में आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होती है, और आप देखते हो कि भाई मैंने ये अच्छा काम किया, इसके बदले लोग मुझे इनकरेज कर रहे हैं, अब मैं अपने आप को इसी इसी राह पे चलाऊंगा ताकि लोग मुझे ज्यादा अच्छा समझें, लोगों के साथ मेरे अच्छे रिलेशन रहें, लोगों से अच्छे ताल्लुकात रहें। तो इससे आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होती है, आपको सेल्फ नीड्स पता लगती हैं, आपको आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है कि मैं कितना अच्छा बंदा हूँ, मैं कितना अच्छा करता हूँ। अच्छा, लाइबा का जवाब है कि मैम उसे वर्बली बात करके ही पता चला है कि सिखों बिलीव का, फिर उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक और चीज है यहाँ पे कि पर्सन टू पर्सन बिलीव्स भी डिफरेंट है, भले रिलीजन सेम हो, हर एक के अपने बिलीव हैं। लोग जो है किसी एक रिलीजन में रहते हुए भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो ये भी चीज जो है वो मैटर करती है। अच्छा, फिर उसके बाद है the nurse promotes health and higher level functioning only when they form person to person relationship। नर्स तभी हेल्थ को जो है और हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है। ऐसे हाँ बिल्कुल फातिमा, आप ठीक कह रही हो कि जब नर्स जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन करती है, सेल्फ ग्रोथ होती है, तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। अच्छा, नर्स जो है वो प्रमोट करती है हेल्थ को और हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग कर सकती है सिर्फ कब, जब वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट जो है वो वे से रिलेशन रखती है, और रिलेशनशिप पर्सन टू पर्सन उसका जब वेरी करता है। यही बात आपको याद है, मैंने आपको कल बताई थी कि मेरा हर एक के साथ डीलिंग मेरी डिफरेंट है, हर एक के साथ मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डील करती हूँ और रिलेशन जो है वो उसी तरीके से रखती हूँ। तो इसी तरह ये वाली बात इसमें फिट होती है। एस्टैब्लिशिंग हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया था कि जब आपको किसी पे ट्रस्ट होता है कि ये मेरी हेल्प करेगा, तो सिर्फ आप उसी को अप्रोच करते, आप सबसे नहीं करते। जिस पे ट्रस्ट होता है उसी से हेल्प मांगते हो, और जिससे हेल्प मांगते हो वो आप पे ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ मैं इसकी हेल्प करूंगा और ये बंदा कामयाब, मैं इसको इसकी जरूरत के मुताबिक दूंगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट टूल इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप किसी से हेल्प लेना चाहते हो, या आप चाहते हो कि किसी के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, तो उसके लिए आपने उसको उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखना है। आप कोई भी चीज, अगर आप कुछ भी बार्गेन करना चाहते हो, कुछ भी अवेल करना चाहते हो, जब तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से नहीं रखते, आप कुछ भी अवेल नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो उसके लिए अच्छी चीज ये है कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट उसका जो टूल है वो कम्युनिकेशन है, अच्छे से अपनी बात करो। अच्छा जी, हमारा चौथा क्वेश्चन था रोलिका से। रोलिका को सिनेरियो दिया था, उसने कहा है कि इस तरह वो मोटिवेटेड फील करेगा जो उसे हेल्थ या रिकवरी की तरफ मूव करने में हेल्प करेगी। ओके, ठीक है रोलिका। अच्छा, विच एस्टैब्लिशेस रैपो एंड केयरिंग। अच्छा, जब हम अच्छा हेल्दी और हेल्पिंग और ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो ये अच्छी रैपो भी डेवलप करता है और केयरिंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी की बात अच्छे से सुनते हो, किसी पेशेंट की, अगर आप अच्छे से रिप्लाई करते हो अटेंडेंट को, तो वो अगर आपकी नाइट ड्यूटी भी है तो वो रात तक वेट करता है। वो बाजी आएगी ना, मैंने उसको बताना, वो अच्छी तरह बात सुनती है, वो बाजी सही बात बताती है, वो बाजी सही करती है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक बात बताती हूँ। मेरी बहन है, गवर्नमेंट में जॉब कर रही है। वो बता रही थी, कहती है कि पेशेंट जो है वो अपनी बहन से, अपने भाई, उसका भाई था या बहन थी कौन, तो वो कहता मैंने इससे नहीं दवाई खानी, इसको भेजो, इशारा करके कहा इसको भेजो, इसके हाथ से नहीं खानी। क्यों? क्योंकि उसने चेंज कराते हुए उसको मारा था, उसको उस पर गुस्सा था। ठीक है,
तो उसने कहा कि मैंने स्टाफ के हाथ से ही खानी है, मैंने उसके हाथ से नहीं खानी। कहता मैंने खानी नहीं जब तक ये जाएगा नहीं। ठीक है। तो फिर उन्होंने उसके जाने का वेट किया, उसको कहा जा। जब वो गया, फिर पेशेंट ने मेडिसिन ली, फिर उसने चेंज करवाया, फिर वो फ्रेश हुआ, अदरवाइज वो जिद पे अड़ा हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से भी होता है। और दूसरा, कम्युनिकेशन आ गई, बॉडी लैंग्वेज आ गई, प्लस उसने देखा कि कौन सी नर्स मेरी बात मानेगी। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स needed to in the helping trust relationships are, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं कैसे हेल्पिंग जो है हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप में। क्या सबसे पहले है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है जी रोलिका? एम्पैथी किस तरीके से इफेक्ट करती है? जी। जी। और वार्मथ कैसे इफेक्ट करता है हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप में? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि एग्रीमेंट होना, हार्मनी होना या कंपैटिबिलिटी होना। जब तक आपका हेल्पिंग और ट्रस्ट रिलेशनशिप उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक आप दोनों बंदों में दोनों पार्टीज के अंदर अच्छा रिलेशन नहीं होता, अच्छी अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी नहीं होती। अगर एक बंदा टू मच नेगेटिव है और वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपको बहुत बुरा समझता है, और एक बंदा टू मच पॉजिटिव है, तो दोनों के अंदर, हाँ ठीक है, यानी कि अपनी बात पे कायम रहना। ठीक है। तो जैसे अरफा ने बताया अपनी बात पे कायम रहने वाला। अब देखो, मैं अरफा को कहती हूँ अरफा ये चीज तुम्हें मैं कह रही हूँ ये ऐसे ही रहनी चाहिए, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? जब अरफा मेरी बात के ऊपर कायम नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो क्या हुआ कि मैंने इससे हेल्प मांगी, इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, इसने मेरी वो बात जो है वो उसको लीक आउट किया या उसको जो है वो डॉज किया मुझे। तो यहाँ पे बात आ गई हेल्पिंग रिलेशनशिप में, ट्रस्ट जो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो फिर उसके बाद है, और उसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ओके ठीक है यास्मीन, ठीक कह रही हो आप। तो इसी तरह एक कंपैटिबिलिटी होना, दो पार्टनर्स में कंपैटिबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप नहीं बन सकता। ठीक है। तो दोनों दोनों की सोच मिलनी चाहिए, दोनों में हार्मनी होनी चाहिए सोच में। ठीक है अरफा, मुझे तुम पे ट्रस्ट है अरफा, तुम नहीं करोगी। थैंक यू। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे रहना। एम्पैथी कैसे होगी हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप में? अच्छा मैं कहती हूँ यास्मीन से, मैं कहती हूँ कि यास्मीन आप मुझे ये प्रॉब्लम है। यास्मीन उसको हंस के टाल देती है, नहीं उस पे इतना बॉदर करती। ये कहती है अच्छा ठीक है हो जाएगा, सही परेशान ना हो। लेकिन फिर मैं ये बात करती हूँ अरफा से या समर से, मैं उन्हें बताती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है। वो मेरे पास बैठ के मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, उस बात को तवज्जो देते हैं। हाँ सहर कह रही है वर्ड्स और एक्शन मैच होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आप कहो मुझे ट्रस्ट है लेकिन आप ब्रेक करते रहो तो फिर इस तरह जो है वो आपका आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स मैच नहीं करते, कंपैटिबिलिटी नहीं होती दोनों में। मैं कहती हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप उसको सुनते हो और उसको अंडरस्टैंड करते हो और अपने आप को उस जगह रख के सोचते हो कि अब इसके लिए क्या होना चाहिए, मशवरा भी देते हो, दुआ भी करते हो। तो इट्स मीन कि आप में एम्पैथी है, यानी कि आप अपनी उस जगह पे अपने आप को रख के सोच रहे हो कि अगर मैं इस तकलीफ में होता तो मुझे मैं क्या चाहता होता। ठीक है। इसी तरह वार्मथ है। ठीक है। वार्मथ देना, यानी कि किसी को उस लहजे में उतनी गर्माहट देना, उस बात में जो है वो उतनी उतनी नरमी कह लो या शाइस्तगी कह लो। ठीक है। वो देना, गर्म जोशी देना, गर्म जोशी के साथ किसी की बात को सुनना। हाँ हाँ मैं तेरी बात सुनूंगा, चला जा मुझे बता, तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूं ना, चला जा परेशान ना। हिम्मती में खुद को दूसरों की जगह पे रख देना, रख के देना, देखना। बिल्कुल ठीक है सहर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसी तरह वार्मथ है कि गर्म जोशी के साथ अगले बंदे को रिस्पॉन्स देना। अगर जैसे कोई आया और रोता हुआ आपके पास, तो आपने उसको गर्म जोशी से उसको जवाब दिया, ये नहीं कि कह के मारते हो हंसते हुए चला जा हम ऐसे कर देंगे, नहीं। आप गर्म जोशी में यहाँ आ जाएगा कि अगर कोई होता हुआ आया तो आप उठ के उसको अपनी जगह पे बिठाया, उसकी बात सुनी, उसको कहा तो परेशान ना हो मैं तेरे साथ हूँ, हाथ पकड़ा सॉफ्ट टच के साथ उसको रिस्पॉन्स दिया कि नहीं परेशानी हो ना मैं तेरी हेल्प करूंगा या करूंगी। ठीक है। ये आ जाती है वार्मथ। कम्युनिकेशन इंक्लूड्स वर्बल, नॉन वर्बल एंड लिसनिंग इन
मैनर। कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, और लिसनिंग जो है ना मैनर में होनी चाहिए, इन अ मैनर विच कैन नॉट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, के विच कैन नोटिस। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि लिसनिंग ये कंबाइन हुआ हुआ है, आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी होती है और आपकी वर्बल भी होनी चाहिए, नॉन वर्बल भी। वर्बल में मैंने आपको क्या कहा, आपने उसकी बात सुनी, आपने कहा मैं आपकी बात सुनता हूँ, इधर आओ मेरे पास बैठो, आपने उसे जेस्चर कह दिया कि आप वहां से उठ के आपने उसे अपनी जगह पे बिठाया, ये नॉन वर्बल है। आपने उसे अपनी जगह पे बिठाया और फिर उसको बिठा के उसकी तसल्ली से उसके शोल्डर पे हाथ रख के या उसका हाथ पकड़ के उसको तसल्ली से कहा परेशान ना हो, हम तेरे साथ हैं। तो उससे क्या, गुड लिसनिंग, वो उस चीज को नोटिस करवाया कि आपने एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग दी है, यानी कि आपने उसको उसको अपनी जगह पे, अपने आप को उस जगह पे रख के उसकी बात को ध्यान से सुना, तवज्जो से सुना, ठीक है। इससे भी ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप होगा। द एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स, ठीक है। सैरिश की तरह सोना नहीं है, सैरिश नहीं होगी लेक्चर के अंदर, सैरिश के साथ बात करो ना तो सैरिश सो जाती है, सैरिश सबसे अच्छी गुड लिसनर है। यास्मीन सैरिश से पूछना, सैरिश के साथ बात करो, सैरिश ने सो जाना बातें करते करते। अच्छा, फिर उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगले दिन मुझे सुबह कहती है मैम आप बातें करती नहीं थी, मैं तो सो गई थी। मुझे अगले दिन स्टोरी सुना रही, कहती है अच्छा रात में सो गई थी ना, मुझे बड़ी नींद आई हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद है द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ठीक है। सेकंड क्या है, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में पॉजिटिव फीलिंग्स भी आती हैं और नेगेटिव, ठीक है। फीलिंग्स ऑल्टर थॉट्स एंड बिहेवियर एंड दे नीड टू बी कंसीडर्ड एंड अलाउड फॉर इन अ केयरिंग रिलेशनशिप, ठीक है। क्या है कि फीलिंग्स हैं वो ऑल्टर करती हैं किसको, हमारे थॉट्स को और बिहेवियर को। ऑल्टर यहाँ पे आएगा चेंज वाला, ठीक है। ऑल्टर यहाँ पे आएगा चेंज वाला, जो ऑल्ट्रेशन से नहीं निकला होता, वो तब्दील करना, चेंज करना, ठीक है। तो ये वाला ऑल्टर जो है ये चेंज कर, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज कर देती हैं हमारी सोच को, हमारे थॉट्स को, हमारे ख्यालात को, हमारे बिहेवियर को, ठीक है। तो क्या है कि एंड दे नीड टू बी कंसीडर्ड, और जो उस टाइम में हमारी जो फीलिंग, जैसे आप बहुत सैड हो तो आपके थॉट्स क्या आएंगे, आप सैड सैड बातें सोचोगे, सारे ही मेरे साथ ऐसे करते हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं प्यार करता, सारे मुझे बोल रहे हैं, मेरे साथ सारे ही ऐसे करते हैं, सब मुझे डांटते हैं, ठीक है। तो ये आपके ख्याल आ रहे हैं, फिर आप उसी तरह बिहेव करोगे। बिहेव आप क्या करोगे, आप रोओगे, सैड बैठे रहोगे, मूवी नहीं देखोगे, खाना नहीं खाओगे, ड्रामा नहीं देखोगे, बिग बॉस नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी फीलिंग्स है जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, फीलिंग्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपके थॉट और आपके बिहेवियर से। और फिर क्या है, उसको दे नीड टू बी कंसीडर्ड, उसको कंसीडर करना चाहिए हमें। अगर कोई सैड आपको नजर आ रहा है तो आप उसे कंसीडर करो, आप उसकी चीज को समझो, उसे केयरिंग इन अ केयरिंग रिलेशनशिप, और उसे इतनी केयर दो, उस टाइम उसको तवज्जो दो, उसकी बात सुनो कि वो केयरिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स है वो हेल्प करती है किस चीज में, अंडरस्टैंड करने में, द बिहेवियर इज इन जेंडर, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स, जब तक आपको अवेयरनेस ऑफ फीलिंग नहीं होगी उस वक्त तक आप किसी के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा है कि नर्स के अंदर इतनी इतना कैपेबल उसको होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को जो है वो समझ सके किसी की, पहले सबसे पहले वो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सीखे, अपने इमोशंस को देखे कि मेरे मिक्स इमोशन है, मेरे मिक्स इमोशन कैसे हैं, मैं बहुत ज्यादा, मैं हैप्पी भी होती हूँ, मैं एग्रेसिव भी होती हूँ, मैं इमोशनल भी होती हूँ। मेरा मेरा मिक्स इमोशन है, कुछ बहुत अग्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा जॉली होते हैं, कुछ को टेंशन भी टेंशन नहीं लगती, कुछ को गुस्सा, किसी को कोई बात नहीं भी होती तो उसको गुस्सा ही लगता है, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो क्या है कि एक्सट्रीम लेवल पे लोग होते हैं, तो फीलिंग्स को समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अब जैसे मैंने कहा, जैसे फर्स्ट वाले मैंने आपको पॉइंट में बुलेट में बताया
कि जो फीलिंग्स है वो थॉट्स को अल्टर कर देती हैं। अगर कोई बहुत एक्साइटेड है तो अब जैसे ये सहर है, हाजिरा है, अगर ये अभी रिजल्ट आता है, ये टॉप करते हैं, ये भागे आएंगी, मैम मैम हम फर्स्ट आए हैं, मैम मैम हमने डिस्टिंक्शन लिया हमें से। तो ये क्या है, इनकी फीलिंग्स जो है कहाँ किस कैसे रिफ्लेक्ट होंगी इनके से, इनकी खुशी से, इनके जैसे थोड़े आगे ये कैसे बैठे होंगे मुंह बना के बैठे होंगे अगर इनमें से कोई फर्स्ट नहीं आता, है ना। तो क्या है कि इनके इनके इमोशन जो है उस टाइम में रिफ्लेक्ट होंगे, इनकी फीलिंग्स रिफ्लेक्ट होंगी। वर्दा गुस्सा नहीं करना। अच्छा, अच्छा फिर उसके बाद है, हाँ मिशेल भी टॉप कर सकती है। पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज एंड फीलिंग्स हो, फिर ऐसे होगा तो पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है, फिर आप कर पाओगे। अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त इसकी। कोई बैठा हुआ है सैड, ठीक है, तुझे बड़ा गुस्सा आता है, ऐਵੇਂ छेड़ी जा छेड़ी जा छेड़ी जा, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सैड है और आप उसे कह रहे हो तो गुस्सा होगा, तो गुस्से में बैठा, तेरा तो मुंह ही बना रहता है, उसको नहीं भी गुस्सा ना, उसको गुस्सा आ जाएगा कि इसको नजर नहीं आ रहा मैं सैड हूँ, ये मुझे कह रहा है कि तुझे गुस्सा आया, तो गुस्सा हुआ बैठा। आपको बजाय इसके कि अगर सैड है तो दुख सुनने के, वो ढूंढ रहा है कोई एक बंदा मेरे मेरा दुख सुनने है, तो लेकिन अगला बंदा उसका दुख सुनने के बजाय उसको सुना दे कि तेरा तो मुंह ही ऐसा रहता, चल जा, तू तो ऐसे ही करता है, तू तो ऐसी है, ठीक है। तो ये चीज फिर खराब करेगी। फिर उसके बाद है awareness of the feelings helps to understand the behavior it engenders, ठीक है। engenders का मतलब है, वैसे तो इसका लफ्जी मतलब जो है वो इंजीर है, टू प्रोड्यूस कॉज और टू गिव राइज टू हेटेड, मतलब ये कि इस बिहेवियर, मतलब ये कि आप जब उसकी फीलिंग को कर लोगे। मैं, मेरा नेट चला गया, जरा रिपीट कर दें, आपने क्या कहा था अभी। बता, कुछ भी नहीं कहा, तुम तवज्जो ना दो, कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स जो है, जब आप उसकी फीलिंग्स को जज कर लोगे तो आपको रूट कॉज भी पता लग जाएगा कि क्या चीज है जो उसको ऐसे बिहेव करवा रही है, ऐसी क्या फीलिंग है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद है द सिस्टम सिस्टमैटिक यूज ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फॉर द डिसीजन मेकिंग। फिर अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सिस्टमैटिक यूज ऑफ, सिस्टमैटिक यूज करना है आपने किस चीज का, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, ठीक है। किस तरह से करोगे, द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द ओनली मेथड दैट अलाउज फॉर कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन एंड दैट परमिट सेल्फ करेक्शन, ठीक है। क्या आता है इसके अंदर कि जो साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ना, वो वाहिद एक ऐसा मेथड है जो कि अलाउ करता है आपको कंट्रोल प्लस प्रेडिक्शन, यानी कि आपने इसको, इस प्रॉब्लम को यहीं पे कंट्रोल कैसे करना है, प्रिडिक्ट आपने करना है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, और यही आपको अलाउ करता है, परमिट करता है सेल्फ करेक्शन की, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। तो आपने एक टाइम में कंट्रोल करना है खुद को, प्रेडिक्ट करना है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तीसरे में परमिट करता है यही मेथड के सेल्फ करेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। द साइंस ऑफ केयरिंग शुड नॉट बी ऑलवेज न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव। साइंस ऑफ केयरिंग जो है वो हर वक्त जो है वो नहीं होती, हर वक्त जो है वो केयरिंग एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करता, हर वक्त जो है वो न्यूट्रल नहीं होता और ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कभी रिस्पोंडेंट, कभी रिस्पॉन्ड भी आता है सामने से और उस वे में भी काम करता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है प्रमोशन ऑफ इंटरपर्सनल टीचिंग लर्निंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे जो है वो केयरिंग एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है, वन केयरिंग एनवायरनमेंट होता है। द नर्स, द केयरिंग नर्स मस्ट फोकस ऑन द लर्निंग प्रोसेस एज मच एज द टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। जब तक आप, अगर आप अच्छे टीचर रहना चाहते हो, अच्छे टीचर बनना चाहते हो, तो आपको साथ में लर्न करना भी बहुत जरूरी है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। सिर्फ आप कहो कि मैं सिर्फ टीच करता ना हूँ और मैं लर्न ना करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि हर एक चीज है वो आउटडेट हो जाए, करना है लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर जब फोकस करेगी तो उसका क्या होगा, एज मच एज टीचिंग प्रोसेस,
ठीक है, सिर्फ वो सिखाए ना, खुद भी सीखे। अंडरस्टैंडिंग द पर्सन्स परसेप्शंस ऑफ द सिचुएशन, असिस्ट द नर्स टू प्रिपेयर अ कॉग्निटिव प्लान। ठीक है, आपको पता है कि टीचिंग प्रोसेस क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है? आपको पता है कि सबसे पहले फीलिंग्स देखी, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम देखी, फिर फीलिंग्स देखी, उसको आपने आपने उसके बारे में कंक्लूजन निकाला, फिर आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद करूँ, फिर उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आपने परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, आज से कौन सा यूज करना है? साइकोमोटर की लर्निंग करनी है, कौन सा कॉग्निटिव प्लान है? कॉग्निटिव प्लान क्या है? किन चीजों का आप यूज करोगे? सिचुएशन जो है वो कॉग्निशन में हेल्प करेगी। चल रहा है मोबाइल पे साइमा? अब बेहतर हुआ? अब आवाज ठीक आ रही है? थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद provision for a sporty, protective and corrective mental, physical, socio cultural and spiritual environment। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आई? क्या करना है? प्रोविजन होनी चाहिए, प्रोवाइड करना है आपने क्या? स्पोर्टिव, प्रोटेक्टिव एंड करेक्टिव। क्या होनी चाहिए? तीन चीजें प्रोवाइड करनी है आपने। स्पोर्टिव, प्रोटेक्टिव प्लस करेक्टिव। आपने क्या चीज? मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, आपने स्पोर्टिव, प्रोटेक्टिव एंड करेक्टिव, मेंटल, सोशल, फिजिकल, सोशो कल्चरल प्लस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, ठीक है, तो फिजिकल के अंदर क्या है? स्पोर्टिव नहीं है एनवायरनमेंट या प्रोटेक्टिव नहीं है, तो कोई फायदा होगा इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का जिसमें प्रोटेक्शन नहीं है? आप खाने को दे रहे हो, आप करेक्शन कर रहे हो, पेशेंट बंदा जहाँ भी गलत हो रहा है, जहाँ उसको जरूरत है, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, तो फायदा नहीं है। सोशो कल्चरल की बात करें तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप करेक्शन दे रहे हो, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो कल्चर को, सोसाइटी को, तो भी फायदा नहीं है। ठीक है, ये चीजें पैरेलल चलती हैं। फिर आप स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो आप स्पिरिचुअली उसको, पेशेंट को या किसी भी पर्सन को आप सपोर्ट कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन करेक्शन नहीं कर रहे हो। एक बंदा है, ठीक है, मेंटली थोड़ा अपसेट है, स्पिरिचुअली उसके बिलीफ फॉल्स हैं। ठीक है, अब एक कम्युनिटी के अंदर रहते हुए उसका फॉल्स बिलीव है कि अगर मैंने अपने गुनाहों की माफी करानी है तो मुझे इतने लोगों को मारना पड़ेगा, मुझे इतने लोगों की बलि देनी पड़ेगी। लोगों का फॉल्स बिलीफ है किसी का, ठीक है, या किसी का ये बिलीव है कि अगर मुझे अपने गुनाहों से माफी चाहिए तो जैसे टैबू में है कि वो मैं अपने आप को मारूंगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा, मेरे अंदर जो गंदा ब्लड है वो बाहर निकलेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एक सोसाइटी में, एक एनवायरनमेंट में रहते हुए जब आप ये चीज देखते हो, जज करते हो, तो उसको वहां पे करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने उसको वहां पे उसकी करेक्शन करनी है ताकि वो उस टोटल सोसाइटी को, टोटल कम्युनिटी के एनवायरनमेंट को खराब ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉटसन जो है वो डिवाइड करती है दीज इनटू इटर्नल एंड इंटरनल वेरिएबल्स में। ठीक है, इटर्नल में और इंटरनल वेरिएबल्स में करती है, विच द नर्स मैनिपुलेट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द पर्सन मेंटल फिजिकल वेलबींग। ठीक है, अब वो इसको क्यों इटर्नल में और इंटरनल में क्यों करती है? क्योंकि विच द नर्स मैनिपुलेट्स, फिर वो मैनिपुलेट कर सकती है इसको इन ऑर्डर, इन इन ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनको ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनिपुलेट कर सकती है ताकि प्रोवाइड कर सके सपोर्ट और प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। अगर पेशेंट जो है वो मेंटली और फिजिकली वेल होगा तो क्या होगा कि वो फिजिकली भी हेल्दी रहेगा, सोसाइटी में भी अच्छा कोप करेगा, सोशली और कल्चरली भी अच्छा होगा, स्पिरिचुअली भी अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट।
ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल का आपस में बहुत ज्यादा लिंक है और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नर्स मस्ट प्रोवाइड कंफर्ट, प्राइवेसी एंड सेफ्टी एज अ पार्ट ऑफ दिस केयरेटिव फैक्टर्स। नर्स ने जो है वो कंफर्ट प्लस प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है प्लस सेफ्टी भी देनी है। कैसे? केयरेटिव फैक्टर के तौर पे। अगर अगर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है तो ये सब चीजें कंबाइन देना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद है असिस्टेंस होगी इसमें विद द ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स को में असिस्ट करना, अचीव करने में असिस्ट करना बहुत जरूरी है। इट इज बेस्ड ऑन हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है। हायरार्की, मैस्लोज हायरार्की आपको पता है क्या है? इसकी बेस जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स पे है, सिमिलर टू दैट ऑफ मैस्लोज हायरार्की। ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ी थी ना, 3 नीड्स उन्होंने स्पेसिफिकली बताई थी। कौन कौन सी थी? एक तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी, और हाँ जी, और कौन सी थी? अच्छा, फिर उसके बाद है ईच नीड इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एंड द प्रमोशन ऑफ द ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक है। ईच नीड, जितनी भी नीड्स हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। और किस लिए? स्पेशली फॉर नर्सिंग केयर। ठीक है। 3 नीड्स हमने स्पेशली पढ़ी थी, एक थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एक थी लव एंड बिलोंगिंग। ठीक है। और थर्ड क्या थी? हाँ जी शांता, आप उस दिन लेक्चर में थी, कल की बात है। हाँ जी अक्सा, क्या बताया था मैंने? थर्ड नीड मैंने आपको मैस्लोज की क्या बताई थी, जो कि वॉटसन के अकॉर्डिंग जो है वो नर्सिंग केयर के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल द नीड्स डिजर्व टू बी अटेंडेड एंड वैल्यूड। ठीक है। जितनी भी नीड्स हैं जो कि मैस्लोज की भी हैं, जो वॉटसन भी कहती है, वो ये कहती है कि जितनी भी नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, मैस्लोज हायरार्की नीड्स हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए भी। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इसको मैं रिलेट करती हूँ या सपोर्ट करती हूँ इस बात के साथ कि अगर आप कहते हो कि सिर्फ आप केयर ही प्रोवाइड करो, आपको रिसोर्सेज ना दिए जाएं, तो ये भी गलत है। लगी हुई है। हाँ, नहीं करना मैंने, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा एंड। 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ बायोफिजिकल, सोशल और इंटरपर्सनल थी, हाँ ठीक है सिमरा। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि जब आप कहते हो कि सिर्फ आप ही हर चीज दो, केयर दो, आप ही तवज्जो दो, सारा कुछ आप करो, लेकिन उसके बदले आपको ना मिले केयर, और आपको वो नीड्स ना प्रोवाइड की जाएं या आपकी जरूरियात ना प्रोवाइड की जाएं, तो फिर आप किस तरह अच्छा क्वालिटी टाइम, क्वालिटी वर्क दे सकते हो, क्वालिटी केयर दे सकते हो? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए अगर नर्स को हम बात करें कि वो क्वालिटी नर्सिंग केयर दे और हम एक ही चीज पे फोकस करें, तो नर्स क्या है? नर्स भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसको भी क्वालिटी केयर की, क्वालिटी नीड्स की जरूरत है, उसे भी मैस्लोज नीड की जरूरत है। तो बेसिकली अगर इंसान जो खुद जिसके पास अच्छी अच्छी लाइफ होगी, हेल्दी लाइफ होगी, वो ही हेल्दी लाइफ और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है। तो ये गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक में दोनों के पास इक्वल राइट्स और इक्वल जो है वो। अच्छा, जल्दी टाइम थोड़ा, इसको हम एंड करते हैं। वॉटसन की ऑर्डरिंग ऑफ नीड्स क्या थी? इसमें क्या है? लोअर लोअर ऑर्डर नीड्स में क्या है? बायोफिजिकल नीड्स में सबसे पहले 9 देख लिया, अब हम 10 उसी का 9 का ही पार्ट में नीड्स के साथ देखेंगे। लोअर ऑर्डर नीड्स क्या है? सबसे पहले बायोफिजिकल नीड्स में उसमें द नीड फॉर द फूड एंड द फ्लूइड है, द नीड फॉर द एलिमिनेशन है, द नीड फॉर द वेंटिलेशन है। ठीक है। द लोअर ऑर्डर नीड्स में साथ उसने जो उसमें साइकोफिजिकल नीड्स बताई हैं, द नीड फॉर द एक्टिविटी, इनएक्टिविटी है, और नीड फॉर द सेक्सुअलिटी है। ठीक है। इसके अलावा हायर ऑर्डर नीड्स में उसने बताई है साइको सोशल नीड्स में द नीड फॉर द अचीवमेंट, एफिलिएशन है। इसके अलावा हायर नीड ऑर्डर में इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट बताई, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल नीड्स। प्लस क्या है कि द नीड फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हायर ऑर्डर में आती हैं। 10 में क्या थी? द अलाउंस ऑफ द एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस। ठीक है। ये क्या थी?
चलो ओके बच्चों, मैं अब लेक्चर एंड करने लगी हूँ। तो फिर आपसे होपफुली बात होगी, कल लेक्चर होगा तो फिर कल हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो ये लेक्चर को आपने खुद से भी पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लोगे थ्योरी के। ये बहुत ईजी लेक्चर्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मैं लेक्चर एंड करने लगी हूँ। अटेंडेंस लगवा लो सब लोग। खुदा हाफिज़।